वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज शिल्पी है। आज हम यहाँ पर टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। संस्कृति IAS इंस्टीट्यूट के द्वारा GS फाउंडेशन कोर्स को शुरू किया जा रहा है और ये कोर्स आपका 30 मई से शुरू होगा और रेगुलर आपकी क्लासेस हुआ करेंगी शाम को 6:30 बजे। और इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि लाइव कोर्स और ऑफलाइन बैचेस भी इसमें उपलब्ध रहेंगे। इस कोर्स के लिए जो अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? इसमें देखिए क्या लिखा है। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट इसकी स्थापना से रिलेटेड दिया गया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसका मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। चलिए अब हम चलते हैं पहले स्टेटमेंट पर कि इसकी स्थापना, ठीक है, इस बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। ये किसके संदर्भ में कह रहा है? एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। इसका संस्थापक सदस्य है कौन? भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य मतलब समझ रहे हैं, जब इस्टेब्लिश किया गया होगा, जब इसकी स्थापना की गई होगी, तब भारत उसमें जो होगा वहाँ पर संस्थापक सदस्य रहा होगा। तो ये तो करेक्ट है कि भाई भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दूसरा सबसे बड़ा इसका शेयर धारक भी है। देखिए ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि कौन कितना किसकी हिस्सेदारी है ऐसे बैंक्स में, ठीक है, और भारत किस पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं बल्कि चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो बाकी के देख लेते देश कौन कौन से हैं इसमें हिस्सेदारी। जैसे जापान हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, हमारा इंडिया हो गया चौथे नंबर पे। फिर हम देखते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 5 में ये देश आते हैं जो अपनी हिस्सेदारी, जो शेयर धारक है वो यहाँ पर ये देश हैं, ठीक है, जो टॉप 5 में देखे गए हैं। इसके बाद देखते हैं इसके कुल सदस्य देशों में से 40% यानी कि 40% एशिया प्रशांत क्षेत्र से, जबकि 60% अन्य क्षेत्रों से है। देखिए इसमें क्या कहने का मतलब है इसका, यहाँ पर कह रहा है ये एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत ये इसमें जो सदस्य देशों की जो भागीदारी है वो एशियाई प्रशांत से क्षेत्र से जो है 40% है और 60% जो है वो अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से है, अन्य क्षेत्रों से जो एशियाई पैसिफिक से अलग है। लेकिन ध्यान दीजिए इसका नाम क्या है? एशियाई विकास बैंक। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें किसकी होनी चाहिए? एशियाई क्षेत्रों की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा है 40%, जबकि वहाँ 60% लिखा है अन्य क्षेत्रों में। तो ये कथन हमारा गलत है। देखिए कैसे, यहाँ पर एशियाई प्रशांत क्षेत्रों से 72%, ठीक है, और जबकि अब अन्य क्षेत्रों से देखेंगे 28% देशों की जो है हिस्सेदारी है, इसमें भागीदारी है, ठीक है। यही चीज़ लिखा है ना कि इस, अब देखिए करेक्शन के साथ इसे पढ़िए। इसके कुल सदस्य देशों में से 72% एशियाई प्रशांत क्षेत्र से, जबकि 60%, माफ़ी चाहती हूँ, जबकि 20%, हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि 28% अन्य क्षेत्रों से इसमें जो है देश शामिल हैं। क्लियर हो गया है? तो इस आधार पर हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ पर। तो देख लीजिए पहला कथन यहाँ पर ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आप चाहें तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हरित हाइड्रोजन मतलब क्या? भविष्य का ईंधन। अब मैंने भविष्य का ईंधन क्यों बोला, इसको ऐसे समझिए कि हरित हाइड्रोजन का जो है कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उत्पादित किया जाता है हरित हाइड्रोजन को। तो समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के विद्युत अपघटन का, ठीक है, पानी के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके इसको उत्पादित किया जाता है। किसको? हरित हाइड्रोजन को। ग्रीन हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैंने भविष्य का ईंधन कहा है। क्लियर हो गया है? पहला कथन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के तहत 2025 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। देखिए
हरित हाइड्रोजन की बात की जा रही है और मैंने बताया किस तरह से इसकी प्रक्रिया है उत्पादन करने की। तो यहाँ पर कह रहा है अभी क्या चल रहा है 2022, लिख रहा है कि 2025 तक, मात्र 2025 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन को है उत्पादित किया जा सकता है, उसका लक्ष्य जो है ये रखा गया है। सर आप सोचिए, इसमें हम कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। देखिए 50 लाख टन हाइड्रोजन की यहाँ पर बात की जा रही है, हरित हाइड्रोजन की, क्या ये संभव है? ये 2-3 सालों में ये संभव हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए बड़ी सी थोड़ी सी अटपटी सी बात लगती है यहाँ पर, तो हमें सोचना है। देखिए 2025 तक यहाँ पर नहीं है इसका टारगेट, इसका टारगेट क्या है 2030 तक जो है, क्या है 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर हो गया है? इस आधार पर हमारा एक कथन गलत हो जाता है। भारत व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला विश्व का 18वां देश बन जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, वो 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन को हासिल कर लेगा, फिर क्या कह रहा है, विश्व में जो 18वां देश हो जाएगा। भारत किस आधार पर? कि भारत व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला विश्व में 18वां देश हो जाएगा। पूरी तरह से करेक्ट है ये कथन। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरल गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको किया जा रहा है, इस मिशन का क्रियान्वयन। अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर हरित हाइड्रोजन के बारे में, क्या कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है, नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उनके द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये पेट्रोलियम एवं किसकी बात कर रहा है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। यदि आप जानते होंगे यहाँ पर तो कैसे इसको ट्रिक लगाना है, कैसे समझना है यहाँ पर कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो पूरा क्रियान्वयन है, पूरी चीज़ें हैं, आप देखेंगे वो किसके अंतर्गत आती हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबकि यहाँ क्या कहा गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तो क्या होगा, ये गलत होगा ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए दूसरा कथन सिर्फ यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का, कि आर्थिक सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, समझ रहे हैं ना आप, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 जनवरी 1976 को अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, अपनाई गई बहुपक्षीय क्या है, संधि है। इसका टाइम पीरियड देखिए, ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको कई बार बताया इसमें फैक्ट्स चेंज करने की संभावनाएं, जैसा कि यहाँ पर भी किया गया है। कैसे, यहाँ पर 3 जनवरी 1976 को जो है इसको अपनाया नहीं गया था, ये बहुपक्षीय संधि जो है महासभा के द्वारा 3 जनवरी 1976 को नहीं, बल्कि आप देखेंगे 16 दिसंबर 1966 में इसको अपनाया गया था। कब? 16 दिसंबर 1966 को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 16 दिसंबर 1966 में अपना लिया गया, लेकिन लागू कब किया गया इसको, तो लागू इसको इस डेट पे किया गया था। कब? 3 जनवरी 1976 को लागू किया गया था, ना कि अपनाया गया था। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अपनाने की बात कर रहा है इस डेट में। चलिए, यह पक्षकार देशों को, ध्यान दीजिए, यह पक्षकार देशों को श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्रदान करने का प्रोविजन करता है, प्रावधान करता है ये। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों, तो उसमें क्या क्या आएगा हमारा, देखिए श्रम आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, पर्याप्त जीवन स्तर की बात की जाती है इन सभी में। तो इन्हीं सबके जो है अधिकार प्रदान करने का ये प्रावधान करता है। ये पूरी तरह से करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही है, तो आपके सामने सही कथन ये रहा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं निम्नलिखित स्थलों का, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित ये जो स्थल दिए गए हैं उनका पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान रहेगा ना आपको, पूर्व से पश्चिम की ओर बात पूछ रहा है यहाँ पर। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है वो हमें बताना है। तो अब भाई देखिए, रटी रटाई चीज़ें होंगी तो फिर अलग ही बात है, अदरवाइज जैसे नहीं आता है तो हमें सोचना है पहले तो ये कहाँ पर है जिनके बारे में पूछा। बेसिकली यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जो स्थल है जो पूर्व से
पश्चिम की ओर है। तो चलिए इसे हम मैप से समझते हैं थोड़ा। आइए चलिए, मैप में क्या दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंडिया का हमारा भारत का मैप है, प्यारे भारत का। यहाँ उत्तराखंड है ये, ठीक है। अब इसी में ये सारे जो इसमें स्थल दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर जैसे पहले पूर्व से पश्चिम की बात कराएं तो पहले देखिए बद्रीनाथ, इसके बाद आएगा केदारनाथ, फिर आप देखेंगे गंगोत्री, इसके बाद आप देखेंगे यमुनोत्री है। तो सही क्रम क्या है इसका, पूर्व से पश्चिम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। और इसका सही देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन बी वही दिया है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। सेम देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ दी गई है और उसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन बी है, जो कि यहाँ पर लगा दिया है। समझ आ गया आपको, आशा करती हूँ समझ आ गया होगा अच्छे से। मैप से देखिए क्या होता है ना, किसी चीज़ का अगर हम पिक्चर देखते हैं तो विजुलाइज कर पाते हैं चीज़ों को और बेहतर ढंग से उन्हें याद कर पाते हैं, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे हमें ये चीज़ें ही रिकॉल होती है। कभी कभी बुकिश लैंग्वेज याद हो ना हो, बट ऐसी चीज़ें हमेशा हमें याद रहती हैं। क्लियर हो गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अपना अगला प्रश्न, देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। किसकी बात कर रहा है, सार्वभौमिक टीकाकरण। तो देखिए इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक्चुअली सार्वभौमिक टीकाकरण एक्चुअल में क्या होता है। तो इसमें देखिए इस टीकाकरण के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक इसको पहुंचाना होता है जहां टीकों का वितरण का अभाव पाया जाता है। क्लियर है। बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण है वो इसके माध्यम से सभी बच्चों और जो है गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कई प्रकार से टीके और वैक्सीन जो है ये प्रदान करती है। ठीक है, तो बता दिया कि जहाँ पर टीका का अभाव होता है वहाँ तक इसकी रीच पहुँचाना होता है, इसको पहुँचाना होता है बेसिकली, ताकि सभी के तक ये टीकाकरण पहुँच सके। तभी तो सार्वभौमिक की बात की गई ना, सार्वभौमिक टीकाकरण की बात करता है। तो पहला कथन है इसमें, इसके तहत पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी और टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगाए जाते हैं। इसमें देखिए वही सब अभी मैंने बताया, जो गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु हैं, उन सभी के लिए ऐसे टीके जो हैं वहाँ तक उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखिए पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी और फिर कह रहा है टिटनेस टॉक्साइड के जो टीके हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। तो ये कथन हमारा यहाँ पर पूरी तरह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सभी तक इन टीकों को पहुँचाना इसका जो है लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, देखिए ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, टीकाकरण मतलब क्या, स्वास्थ्य को लेकर ही बात की जा रही है ना बेसिकली। तो ये करेक्ट है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1948 में इसमें प्रारंभ विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम का संशोधित रूप है। किसका, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम का ये संशोधित रूप है। ये पूरी तरह से करेक्ट है, कुछ ऐसा ही उसमें दिया गया है 1978 में। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली देखिए कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा लाया गया है, इसका टारगेट वगैरह क्या है। तो वही चीज़ यहाँ दे रहा है कि इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के साथ, किसको, टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के साथ टीका उत्पादन में, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में, टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी को टीका सही समय पर उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी इससे अछूता ना रह सके, कोई भी इन बीमारियों के कारण ऐसे ना मर सके। तो उसमें क्या, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए ऐसे। तो यहाँ पर कह रहा है कि टीके के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। भाई सही सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए सभी जो है आत्मनिर्भर अगर हम होंगे टीका बनाने में तो ज़्यादा बेटर आउटपुट निकल पाएगा, तो सभी तक ये टीका जो है ईजिली अवेलेबल हो सकेगा। तो ये कथन हमारा यहाँ पर पूरी तरह ये भी कथन करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों कथन हमारे ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों ऐसे देखिए दिए गए हैं आपको, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको प्रैक्टिस कराना। कुछ इस तरह के भी प्रश्न आते हैं जिसमें हमें लगता है नहीं कुछ तो गलत होगा और हम उसमें गलती कर जाते हैं कुछ गलत को ढूंढने के चक्कर में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही आपको मिले, हो सकता है सारे भी करेक्ट हो। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इंटरलिंक करेंगे तो बेहतर तरीके से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। समझ आ रहा है आपको चीज़ें। देखिए इसकी ये व्याख्या रही है। चलिए इसी के साथ मैं आज के लिए फ़िलहाल गुड बाय कहती हूँ और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन मजबूत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह निरंतर अभ्यास करते रहिए, घर पर भी इसी तरह अभ्यास करते रहिए और इसी के साथ नमस्कार।